बड़ौदा शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 8 रुपए थे। गले में मुकद्दस नक्श था और दूसरी जेब में सुधारगनी का दिया हुआ सांप का मनका था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कीमती लाल मनहूस साबित हुआ। उसने एक तरफ हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था और दूसरी तरफ सुधारगनी को अक़दाम कत्ल के जुर्म में थाने पहुंचा दिया था। मुझे सुद्दा के चहेते सांप बेटे पर भी गुस्सा आ रहा था। सुधारगनी के साथ अपने एक्ट के इस दर्दनाक अंजाम पर मुझे बहुत अफसोस था, मगर मैं क्या कर सकता था। जिंदगी के स्टेज पर हर अदाकार अपना अपना रोल कर रहा था। हो सकता था कि मेरी जान बचाने के लिए सुद्दा अपनी जिंदगी कुर्बान कर डालती, लेकिन मुझे एतराफ है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उसे आप मेरी खुदगर्जी समझ लें, मुझे अपनी जान सुधारगनी से ज्यादा प्यारी थी, या ये समझ लें कि मैं अपनी जिंदगी को अपने मुल्क व कौम की अमानत समझ रहा था। फुटपाथ पर चलते हुए जब मैं काफी दूर निकल गया तो आगे एक कुशादा चौक आ गया। दिन का पहला पैर था, सड़कों पर काफी ट्रैफिक थी, दुकानें हर किस्म की चीजों से भरी हुई थीं। कपड़े की दुकानें बहुत थीं, कहीं कहीं शॉपिंग सेंटर भी थे। मैंने धोती और कुर्ता पहन रखा था, लेकिन मेरे लिबास की हालत बहुत खस्ता थी। मैंने बंगलौर स्टेशन के प्लेटफार्म पर कुर्ता धोया था, लेकिन अब वो दुश्वार गुजार जंगलों के सफर के बाद जगह जगह से फट चुका था। मेरे सबसे बड़े दो मसले थे, एक ये कि कहीं से कुछ रकम हासिल की जाए, दूसरा ये कि लिबास तब्दील किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं उस शहर को खैरबाद कहना चाहता था। कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन पर मैंने नक्शे का जो चार्ट देखा था, उसके हिसाब से मुझे बड़ौदा से आगे अहमदाबाद जाना था। वहां से राजस्थान में दाखिल होकर उदयपुर पहुंचना था। उदयपुर से आगे रेगिस्तान था, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था। मुझे उसी रेगिस्तान से भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। ये कोई इतना आसान काम न था, मगर मुझे ये काम हर कीमत पर करना था। बड़ौदा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से उदयपुर तक रेल जाती थी। उसके बाद सहरा का सफर शुरू हो जाता था। बड़ौदा से अहमदाबाद तक रेल में सफर करना खतरनाक था। कम अज कम मुझे यही शुबा था कि पुलिस को मेरे बारे में पता न चल गया हो। हालांकि उसका अमकान सुद्दा के बयान के बाद बहुत ही कम था। फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले के लिए हर घड़ी तैयार रखना चाहता था। दो बातें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई थीं। पहली बात यह कि पहाड़ों और जंगलों के मुसीबत से पुरसफर ने मेरे गोरे रंग को काफी सांवला दिया था। दूसरी बात यह कि मुझे तामिल जबान पर काफी अबूर हासिल हो गया था। चुनांचे मैं अपने आप को बड़ी आसानी से तामिल साबित कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलतान चौक क्रॉस करके दूसरी सड़क पर निकल आया। यहाँ एक स्टॉप पर बस खड़ी थी। उसका रुख स्टेशन की मुखालिफ समत में था। मैं बगैर कुछ सोचे समझे बस में सवार हो गया कि और कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन ही से दूर निकल जाऊंगा। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी और लोग बहुत बातें कर रहे थे। औरतें भी मर्दों के दरमियान बैठी हुई थीं। फिर बस शोर मचाती एक तरफ रवाना हो गई। मैंने बस में दाखिल होते ही उसकी दीवार पर लगे रूट के चार्ट पर निगाह डाली तो वहां आखिरी स्टॉप के नुक्ते पर अंग्रेजी में टावर लिखा था। चुनांचे मैंने टावर का टिकट ले लिया, जो 2 रुपए का था। टावर पहुंचकर कहां जाऊंगा ये मुझे मालूम न था। टावर पहुंचकर मैं बस से उतर गया। मुझे भूख सताने लगी थी। बाजार में एक जगह लंबी सी दुकान के बाहर कुछ पुरानी कारें और एक ट्रैक्टर खड़ा था। 2-3 मिस्त्री वहां काम कर रहे थे। दुकान के ऊपर गुजरात और हिंदी में गुजराती कैसर भाग गैराज लिखा हुआ था। मैं सीधा गैराज के मालिक के पास चला गया। वो एक उधेड़ उम्र का मोटे पेट वाला जर्द रो गुजराती था, जो काउंटर के पीछे ऊंची गद्दी पर बैठा किसी को फोन कर रहा था और दरमियान में नजरें उठाकर मेरी तरफ भी देख लेता था। फिर फोन बंद करके मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हें कौन छेरे, क्या चाहिए, बोलो। मैंने करीब जाकर कहा, सेठ जी मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, यतीम हूँ, कोई संगी साथी नहीं, चाकरी की तलाश है, कोई काम मिल जाए तो बड़ी सेवा करूंगा। सेठ ने तिरछी नजर से मुझे देखा और नफरत से हाथ झटक कर बोला, अबे चलो आगे लड़के, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अब मैंने मुकद्दस नक्श से काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर एक निगाह अपने गले में लटके हुए नक्श पर डाली। फिर सेठ की आंखों में आंखें डालकर दिल में कहा, तुम मुझे मुलाजिम रखो फौरन। जब मैंने उससे नजरें हटाई तो सेठ की काया पलट चुकी थी।
उसका लहजा ही बदल गया था। सर पर रखी हिंदुआना टोपी उतारकर अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और बोला, अरे तू घर पर काम करेगा? बोल। हाँ सेठ साहब, क्यों नहीं करूंगा। सेठ ने अपने किसी नौकर को आवाज दी और कहा, धनिया अबे इसे हवेली पर ले जा। सेठानी जी से कहना इसे खेत पर लगा दे। अरे जा, मेरा मुंह क्या तक रहा है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, अरे तेरा नाम क्या है? राथन, मैंने जल्दी से कहा। उस वक्त यही नाम मेरे जहन में आया था। ठीक है जा, धनिया इसे ले जा। धनिया ने मुझे एक पुरानी फटीचर सी जीप में बैठाया और सेठ की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ की हवेली शहर के मुजाफात में खेतों के दरमियान वाक़या थी। मोटी जर्दरो सेठानी ने मेरी तरफ नाक चढ़ाकर देखा। अबे धनिया, पहले क्या नौकरों की कमी थी जो इसे ले आया? चल इसे खेत पर लगा दे। खेत में पहले ही से 2 आदमी काम कर रहे थे। मैं भी उनके साथ काम करने लगा। जब भूख ने बेहाल कर दिया तो मैंने एक मजदूर से पूछा, भोजन कब मिलेगा? एक मजदूर हंसकर बोला, अबे भोजन यहाँ नहीं मिले है, दोपहर भी गुजर गई, फिर तीसरा पैर हो गया। मैंने कुछ नहीं खाया था। वहां पड़े घड़े से मैं मट्टी के प्याले में पानी पीने बैठा ही था कि हवेली की तरफ से सेठानी की चीखने चलाने की आवाज आई। सांप, सांप ने काट लिया, अरे दौड़ो, सांप ने काट लिया। दूसरे मजदूरों के साथ मैं भी हवेली की तरफ भागा। सेठानी बुरी तरह रो रही थी। उसका 16-17 साल का लड़का किसी काम से हवेली के पिछले हिस्से में कोठरी में गया था कि उसे सांप ने डस लिया। वो लड़का तख्त पर लेटा रो रो कर कह रहा था, माताजी मुझे बचा लो, माताजी मुझे बचा लो। सांप के जहर ने असर करना शुरू कर दिया था और उस पर गनुदगी तारी होती जा रही थी। मैंने जल्दी से सौदा रंगनी का दिया हुआ स्यामन का निकाला और पूछा, सांप ने कहाँ काटा है? बैन करती रोती पीटती माँ ने अपने लखते जिगर की पिंडली से पजामा हटाते हुए कहा, यहाँ डसा है। लड़के की पिंडली पर सांप के दांतों के 2 नन्हे नन्हे निशान ऊपर नीचे बने हुए थे। मैंने मन का सांप के दांतों के निशान पर रख दिया और दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह इस मनके में असर डालना, मुझसे मां का रोना नहीं देखा जाता। दोनों मजदूर, घर के नौकर और लड़के की माँ आंसू भरी निगाहों से मनके को तकने लगी। माँ तो बराबर रोए जा रही थी। वो नौकरों से बार बार कहती, अरे जाओ इसके पिता को बुला लाओ। मेरी निगाह मनके पर जमी हुई थी। फिर यह देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि मनका आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा था। शाम का मनका जहर चूस रहा था। देखते ही देखते मनका आलू बुखारे जितना हो गया, जबकि उसका असली हुजम बेर जितना था। चंद लम्हों बाद मनका जख्म से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से मनका उठाकर निचोड़ा तो उसमें से स्याह जहर टिपकने लगा। लड़के ने आंखें खोल दी। मैंने उसी वक्त टाट का एक टुकड़ा मंगवाकर फर्श पर गिरे हुए जहर को अच्छी तरह साफ किया और उस टाट के टुकड़े को जमीन में दबा देने की हदायत की। जिस्म से जहर का असर जायल हो जाने से लड़के को होश आ गया और वो उठ बैठा। कुछ न पूछे उसकी माता का क्या हाल था। वो मुझे बार बार सीने से लगाती और मेरा माथा चूमकर कहती, तुम भगवान के अवतार हो, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। मैंने कहा, माताजी मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त मेरे आगे भोजन के 2 थाल लगा दिए गए जो कचौरियों, मिठाइयों और फलों से भरे हुए थे। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं तमाम कचौरियां और मिठाई चट कर गया। इतने में सेठ भी धोती संभालता वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को सांप के जहर से बचा लिया है तो वो अपने बेटे से लपट गया। फिर मुझे गले लगाकर बोला, राथन तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुम भगवान के अवतार हो। उसी वक्त मुझे गुस्ल कराया गया, नया कुर्ता पजामा पहनाया गया, बाजार से मेरे नाप का नया जूता मंगवा कर पहनाया गया, गले में फूलों के हार डाले गए और मुझे एक सफेद बिछोने पर बिठा दिया गया। इस दौरान मैं नौकर स्टोर रूम से सांप को निकालकर हलाक कर चुके थे। सेठ ने कहा, बरजू की माता, ये वही सांप है जिसने आज सुबह स्टेशन पर टिकट बाबू को डसा था। कोई नागनी औरत इस सांप को लेकर शहर में उतरी थी। है भगवान, तेरी कृपा से मेरे बच्चे की जान बच गई। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो सांप सुधा का सांप बेटा नहीं था। अगर वही सांप होता तो सबसे पहले मेरे पास आता, क्योंकि जंगल में सुधा ने उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी।
और सांप एक बार अगर किसी आदमी के जिस्म की बू सूंघ ले तो उसे कभी फरामोश नहीं करता। दूसरे, अगर ये वही सांप होता तो शायद मेरा मनका भी सेठ के लड़के की जान नहीं बचा सकता था। मेरा ख्याल सुधारंगनी के सांप बेटे की तरफ निकल गया। खुदा जाने वो कहाँ होगा, सबसे पहले वो उसके पास पहुंचेगा। सुधारंगनी का ख्याल आते ही मैं उदास हो गया। फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला सेठ की आवाज ने तोड़ दिया। वो पूछ रहा था, रातन बेटा, तुमने सांप का ये मनका कहाँ से लिया? ये जरूर तुम्हें किसी महाऋषि ने दिया होगा। हाँ सेठ जी, मैंने कहा, ये मनका एक महाऋषि की मुकद्दस निशानी है। मैं उसे अपने से कभी जुदा नहीं करता। सेठानी अपने बेटे को मौसमियों का रस पिला रही थी। रस का एक गिलास मुझे भी दिया गया। रात को मेरा बिस्तर हवेली के आंगन में लगाया गया और ऊपर मच्छरदानी भी तान दी गई। रात को खाने में तरतराते हुए पराठे और बैंगन का भरता मिला। एक मुद्दत के बाद ऐसी खुराक मिली थी, डटकर पेट भरा और फिर ऐसा सोया कि होश ही न रहा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।